अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं जहाँ हम देख रहे हैं कि PTI के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ बुरी खबरें भी हैं। कुछ लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं 9 मई के वाक़यात में जो मुल्ज़मान थे, और कुछ ऐसा लग रहा है कि मज़ीद अभी सख्ती का शिकार हैं। बार बार ज़मानतें भी मिलती हैं और बार बार रिहाई भी होती है और फिर बार बार गिरफ्तारी का मंजर भी हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ क्या तहरीके इंसाफ बहैसियत सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी या नहीं, इसके ऊपर भी बाज़ लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और बाज़ लोगों के खदशात भी हैं। कल निगरान वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन PTI के बगैर भी मुनसिफाना इलेक्शन हो सकते हैं, उसके ऊपर भी बड़ी बाज़गश्त हो रही है। और फिर आज हमने राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट भी सुना जो ये कहते हुए नज़र आए कि जनाब PTI को सियासी जमात के तौर पर हिस्सा लेने की आज़ादी होनी चाहिए। तो क्या PTI का मुस्तकबिल नज़र आ रहा है इस सारी सूरत हाल में? इलेक्शन अगर वाकई जनवरी में होने जा रहे हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं, और चेयरमैन PTI कहां पर खड़े होंगे इस सारी सूरत हाल में? इसके हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और कुछ दीगर भी सियासी जमातों की जो हिकमत अमली है उस पर भी बात होगी आज ही के प्रोग्राम में। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और आज तौर पर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया एक बड़े ही ख़ास रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और जिनकी जुर्रत और बहादुरी को मेरा ख्याल है मुखालिफिन भी तस्लीम करने पर मजबूर है। अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपकी रिहाई से मुतालिक और उसके बाद फिर आगे जो PTI का मामला है उसके ऊपर बात करूंगी। ये बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपकी रिहाई मुमकिन कैसे हुई? क्योंकि तासुर तो ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा उसकी रिहाई नहीं हो रही। चौधरी परवेज़ लाई साहब 13 मरतबा गिरफ्तार हो चुके हैं, तो क्यों इन लोगों को रिहाई नहीं मिल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं इस मौके पे अगर अपने उन वकला भाइयों का और बहनों का मैं शुक्रिया अदा ना करूं जिन्होंने मेरे लिए अनथक मेहनत की, मेरा 1 रुपया नहीं लगा, और ILF के और भी जो वकला थे दे स्टूड विद मी। मुख्तलिफ जेलों में रहे, मैं, शहरियार खान और इस तरह हमारे दोस्त थे, कुछ अभी भी जेलों में हैं, कुछ निकल आए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। हालांकि इस तरह शुक्रिया तो नहीं अदा करना चाहिए, लेकिन इन हालात में बनता है, और वो है पेशावर हाई कोर्ट का कि उन्होंने जिस तरह स्टैंड लिया। बहरहाल इम्तिहान आते हैं इंसान पे, हम पे भी आए। मैं जेल की बातें ज़्यादा करता भी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि तकलीफ की बात नहीं ज़्यादा करनी चाहिए। हाँ, ये एक बात है, उम्मीद की बात करनी चाहिए, और उम्मीद ये है कि अगर आप अपनी कन्विक्शंस पे स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं और कोई ऐसा जब आप वजारत में हो, जब आप हुकूमत में हो, आप करप्शन से दूर रहें, आप बड़े गलत कामों से दूर रहें, बाकी चीज़ों पर अल्लाह ताला पर्दे डाल देता है। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर आपके पाकिस्तान से बाहर असासे नहीं है, अगर आपने 25-30% कमीशनें नहीं खाई, अगर आपने बड़े असासे नहीं बनाए, अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, बहुत मुश्किल होता है कि आप इतने कॉर्नर हो जाएं कि आप बदनज़री से जो है वो हट सकें। ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। कुछ पॉलिटिकल क्लास ने खुद, हमने जो है अपने में स्पेस पैदा की, हमने जो है वो क्यों क्रिएट किया, जिसकी वजह से हमेशा नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो सियासतदान का भी काम है कि वो अपने आप को अपराइट रखे। बहरहाल इम्तिहान आते हैं, हमारे लीडर इमरान खान साहब इस वक्त इम्तिहान में है, मुश्किल में है, तकलीफ में है। हमारी कुछ ख़वातीन रहनुमा अभी भी तकलीफ में है। सुना है इनका जो हुआ है बेल, अब अल्लाह करे कि कल उसमें कोई और मसला ना बने और वो घर को बेचारियां जो हमारी ख़वातीन हैं, मैंने लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया कि उन्होंने बड़ा सफ़र किया है, उनके बच्चों ने, उनकी फैमिलीज़ ने, वो चली जाएं। अभी भी एजाज चोई साहब जैसे सीनियर लोग जेल में हैं, हमारी आयरन लेडी जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वो जेल में हैं, गवर्नर, साबिक गवर्नर पंजाब चीमा साहब जो हैं वो जेल में हैं। बहरहाल आती हैं चीज़ें, इट्स पार्ट ऑफ द गेम इन विच वी आर, अपने एक बड़े मकसद के लिए। लेकिन हमें लोग याद रखेंगे, सिर्फ PTI को नहीं, हम जितने भी सारे हैं, जिसमें PDM के भी लोग हैं, जिसमें भी हैं, हम सबको आज से 25-30 साल बाद हमारी आने वाली नस्ल याद रखेगी कि इस दौर में जब इतना मुश्किलात से हम नबर्द आजमा हुए, इससे हम आगे कैसे निकले। क्या हमने इससे अपनी कौम को आगे निकाला, या हम आपस की लड़ाइयों में इतना गुम हो गए जिससे हमारी रियासत को नुकसान पहुंचा? मेरे ख्याल में हम दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। हम समझदार लोग हैं, हमें अपने आपने बड़ी अच्छी बात की, मुफाहमत की बात की, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब आपको लग रहा है सब शामिल है, इसमें सिर्फ PTI नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सोच विचार करनी होगी।
ये इस वक्त जो सारा माहौल है, इसमें कुछ लोग बात भी कर रहे हैं मफाहमत की, तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ मफाहमत हो सकती है, तमाम ताकतवर हलकों की भी, बाकी सियासी जमातों की भी, जिनके साथ बहुत ज़्यादा एक कशीदगी का आलम रहा है, तो ये अब मफाहमत आपको होती नज़र आ रही है? देखिए, मफाहमत का मतलब अगर अपनी उसूली सियासत को छोड़ना है तो वो तो पहले दिन हो जाती। लेकिन अगर मफाहमत का मतलब ये है कि अपनी डिफरेंसेस रखते हुए पाकिस्तान के मफाद में आगे बढ़ा जाए, जिसके लिए फिर सबको एक स्टेप पीछे हट के फिर 2 स्टेप आगे सब इकट्ठे चल सकेंगे पाकिस्तान के लिए। और वो क्या है? उसमें ये नहीं है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी बन जाए या जमीयत उलमा इस्लाम एएनपी बन जाए, नहीं। इसका मतलब ये है कि अपने डिफरेंसेस रखते हुए 2-3 नुकात पे हम एग्री करें। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, जल्द से जल्द हो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो टाइम लिमिट है वो पहले तो क्रॉस ना हो, क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्रॉस हुई है पाकिस्तान में, उसकी फिर कोई हद नहीं है, चाहे फिर वो 9 साल लगाए, 10 साल लगाए। जिया साहब का जमाना भी हमारे सामने है और मुशर्रफ साहब का जमाना भी हमारे सामने है। तो हमें ये फिक्र है डेमोक्रेट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट को, कि अगर ये 90 डेज लिमिट क्रॉस होगी, इस बात की क्या गारंटी है कि जिस तरह मरहूम ज़िया-उल हक साहब ने जब ये फरमाया था कि हम 90 दिनों में कर देंगे इलेक्शन, वो फिर 90 दिन ना आ सके, तो कहीं ऐसा, इसलिए हम इस पे हम सब फिक्रमंद हैं। तो ये नुकता अगर कवर हो जाए, जिसमें पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस बैठ के ये फैसला करें कि इलेक्शन हम कराएं और फ्री एंड फेयर कराएं। और दूसरा नुकता ये है कि देखें, प्लेयर्स तो यही है ना, हम लोग हैं, पीपल पार्टी है, नून है और बाकी छोटी जमातें हैं। तो इस मुल्क को अगर वैसे ही आगे लेके चलाना है जिस तरह पहले से चलता रहा है, तो वो तो लड़ाई है। उसमें कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में 25-30 साल की पॉलिसी के लिए कुछ नुकात पर बैठ के जरूर फैसला करें कि चाहे जो भी जमात आए। क्योंकि मैं हर प्रोग्राम में ये कह रहा हूं, मैं कौमी हुकूमतों के हक में नहीं हूं, क्योंकि अपोजिशन में भी होना है और हुकूमती जमात में भी होना है। लेकिन कुछ बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी है, जैसे यूथ है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन है। इस तरह की चीजों पे ऐसी पॉलिसी कि कोई भी पाकिस्तान से बाहर फॉरेन इन्वेस्टर है या कोई बाहर की कोई मुल्क है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको ये पता हो कि यार अगर आज इमरान खान है, कल नवाज शरीफ है या परसों कोई और, तो पॉलिसी चेंज नहीं होगी ताकि वो इन्वेस्ट तो कर सके, अली मुल्क मोहम्मद की खान साहब, स्टेबिलिटी तो हो। अली मोहम्मद खान साहब, आप बड़ी जी माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ इस तरह की बात ही 2018 में जब इलेक्शन के बाद असम्बली का पहला इजलास हुआ, तो उस वक्त के अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ ने भी की थी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी और तकरीर की थी, जिसमें चेयरमैन पीटीआई और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उन्होंने कहा था कि आएँ हम मिसाके मुइशत करते हैं, आए हम मिल के चलते हैं और इन चीज़ों को बुलाते हैं। उस वक्त क्यों नहीं ये बात मानी गई? अगर आप नहीं समझते कि उस वक्त ये बात तस्लीम कर ली जाती तो हालात आज इस नहज पे ना पहुंचते? देखिए खूब साहब, मैं ये जो मिल के चलना है ना, ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आता। देखें, इस बात पे तो एग्रीमेंट हो सकता है कि पाकिस्तान की मईशत को हमने ठीक करना है, इस बात पे एग्रीमेंट हो सकता है। उस पर तजावीज़ आएंगी हमारी, किसी और की, जो हुकूमत होगी वो अपनी पॉलिसी लेके चलेगी, अपोजिशन उस पर तनकीद करेगी। लेकिन अगर मिल के चलना है फिर तो अपोजिशन ही खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। सिर्फ इतना है कि बड़ी बड़ी बातों पे, बड़े नुकात पे एक एग्रीमेंट हो कि मुल्क की मईशत को हमने ठीक करना है। जिस तरह अब ये करप्शन का इशू है, मोहतरम साबिक चीफ जस्टिस साहब जब गए हैं, बड़ा फैसला करके गए हैं। मैं समझता हूं कि ये वो उम्मत, अब इस पे अगर हम अमल करें तब है ना, अगर हम अमल ना करें, सिर्फ पॉलिटिकल ब्रिंक्समैनशिप के लिए यूज हो, फिर तो गलत है। लेकिन वो उम्मत जो असास है, जिसके असासे में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की वो वाक़या है कि जब उनसे पूछा गया था कि आपके पास 2 चादरें, हमारे पास एक है, ये अकाउंटेबिलिटी का मयार है कि कोई भी गवर्नर है या वजीर आला है या वजीर आजम या मिनिस्टर है, तो या सदर है या कोई भी बड़े ओहदे पे है, तो एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी, अगर हमसे कोई सवाल होता है, हमें उस पर बुरा नहीं मनाना चाहिए। लेकिन क्या वो सवाल सिस्टम ठीक करने के लिए है या वो सवाल सिस्टम को हाईजैक करने के लिए है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका फैसला वक्त अली करेगा। खान क्योंकि साहब, क्योंकि फैसल चौधरी बात कर रहा हूँ। माजी में सर, बस एक मैं बात कर लूं फैसल भाई, माजी में जब भी एहतिसाब की बात हुई तो कम एहतिसाब हुआ और ज्यादा जो है वो पॉलिटिकल एक मैनिपुलेशन हुई पॉलिटिकल क्लास की। मेरी उम्मीद है कि अगर इस बार ये है, क्योंकि जो हमारे नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, उनकी रेपुटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की है। तो अगर ये होता है तो कौन है जो एहतिसाब से जो है वो खुश नहीं है? आम आदमी तो कहता है कि यार एहतिसाब हो, लेकिन फिर एहतिसाब हो,
जी अरे भाई, ये जब ये जो बात आप कर रहे हैं, ज़ाहिर है आजकल की जिस तरह की सिचुएशन है उसमें ये बात करना बहुत ज़रूरी है और इस बात पे अमली इक़दामात की भी ज़रूरत है। लेकिन मैं ये बात आपसे सवाल मेरा ये है कि माजी करीब में पीटीआई और उस वक्त की पीटीएम हुकूमत बैठी और यही बातें उस समय वहाँ पे भी हुई और एक कंसेंसस जो है एक डेट पे हो गया। उस वक्त ये चीज़ वहाँ पे नहीं हो सकी, कोर्ट की मुदाखलत भी हुई थी, जमात इस्लामी ने की एक एफर्ट भी थी जिसके बाद रिकंसिलेशन के लिए या इलेक्शन की डेट के लिए टॉक्स हुए। इस बार ये जो है, एक तो मीडिएशन आप किसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करे ताकि ये बेल मुंडे चढ़े। दूसरी बात यह है कि इस वक्त आपको क्या चीज़ रीअश्योर कराती है कि ये चीज़ अगर स्टार्ट होती है तो ये किसी जगह पे बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि माजी में तो हमने देखा है कि ब्लेम गेम तो होती है वो पीटीआई पे और पीटीआई पीडीएम पे ये कहती है, लेकिन इस बार मीडिएशन कौन कराएगा और कौन सी रीअश्योरेंसेज हैं जिससे आपको ये तवक्को होगी कि ये मुफाहमत की बात आगे बढ़ेगी? सबसे पहले तो फैसल भाई आपको बहुत सलाम, और जेल से निकलने के बाद आपसे पहली बार बात हो रही है। व्हाट्सएप कैसे? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है सर। आपने जो सवाल किया बहुत पुरमगज़ और बहुत मानी खेज है। मैं एक तो मेरा इस पे नुक्ता नज़र थोड़ा डिफरेंट है। देखें, कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम को इस वक्त जिधर हम पहुंच चुके हैं, अगर हम ये बिल्कुल आइडियलिस्टिक बात करें कि बस सियासी जमातें बैठें और मामला ठीक हो जाएं, इस तरह नहीं होगा। इस पे मैंने ये तजवीज़ दी थी और अभी तक उस पर मैं नहीं समझता कि कोई उसको संजीदगी से ले रहा है, लेकिन ये इसको करना पड़ेगा। देखिए, सदर मुमलिकत मुल्क का बहुत बड़ा ओहदा है और कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। वहाँ पे बावजूद बहुत सी इख्तिलाफात के पीडीएम की जमातें और हमारे तो अपनी जमात के, ज़ाहिर है हमारे तो बड़े पुराने लीडर हैं अलवी साहब, तो अगर सदर मुमलिकत के नीचे प्रेसिडेंट हाउस में तमाम बड़े ज़ुमा को बुलाया जाए और वहाँ इस्टेब्लिशमेंट की भी ठीक ठाक नुमाइंदगी हो और इस एक नुक्ते पे कि यार इस मुल्क को आओ आगे लेके चलें, जो गलतियाँ हुई हैं उससे अब आगे जाना है, क्योंकि उसका कोई अब मदावा नहीं है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम करके मुल्क आगे जाएगा नहीं। इलेक्शन की तरफ जब हम जाते हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस हो जाएंगी, लेकिन जब हम इलेक्शन की तरफ जाएं तो उसमें हम ये माइनस प्लस वाली बातें ना हों, उसमें फिर माइनस करने का इख्तियार हम अवाम पाकिस्तान को दें। मियाँ साहब भी आए पाकिस्तान में, खान साहब जेल से बाहर आए, आप सबको पता है और आप चूंकि खुद वकील भी हैं, सबको इसका पता है कि उन पे केसेस कितने पॉलिटिकल हैं, कितने वो असली हैं। जाहिर है एक आदमी जो वजीर आजम था आज से चंद मतलब अब तो खैर साल से ज्यादा हो गया, लेकिन एज अ वजीर आजम जैसे ही वो उतरे हैं विद इन अ फ्यू मंथ्स उन पे 100 से ज्यादा और अब तो पौने 200 के करीब जो केसेस हैं। कोई सोच सकता है किसी और मुल्क में ऐसा होता है? हमारे पड़ोस में होता है या किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में होता है, किसी मुल्क में होता है कि एक साबिक वज़ीर आज़म उतरे और उसके बाद उस पर गद्दारी के भी पर्चे हों, उस पर दहशतगर्दी के भी पर्चे हों, पता नहीं उस पर कौन कौन से पर्चे हों। इससे पूरे मुल्क का मजाक उड़ता है। इससे एक और बात भी, आप खुद भी वकील हैं, आप इसको समझते हैं, इससे हमारे जो जुडिशल सिस्टम है, जो खासकर जो एग्जीक्यूटिव है, उस पर लोगों का एतमाद कम होता है कि यार जो हुकूमती इदारे हैं ये तो सिर्फ लोगों को प्रेशराइज करने के लिए है। जैसे मेरे जब कभी बेल होती थी, कुछ 7 मेरे ख्याल में मेरी गिरफ्तारियां हुई, तो जैसे ही मुझे कोई बेल मिलती थी मैं निकलता था तो वो एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट तैयार होता था और केस कौन सा बनाता था, कोई मछलियों के महकमे का, कोई फलाना, तो सुबह। तो ये इस लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार कल को अगर कोई जेन्युइन भी केस को एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट बनाता है, लोग फिर मजाक उड़ाते हैं कि यार ये तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। सारा सिस्टम जो है, सारे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, ये जो आपने अभी कुछ केसेस का जिक्र किया है, मैं कल का बयान ज़रूर वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म का रेफ़र करूंगी यहाँ पर। वो तो ये इंडिकेशन कुछ इस तरह से दे रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी मुनसिफाना इलेक्शन हो सकता है और इसमें यानी उससे कोई ख़ास उनको नहीं लग रहा कि कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आप समझते हैं ऐसा कोई इलेक्शन एक्सेप्टेबल होगा अगर पीटीआई को किसी तरह भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती या चेयरमैन पीटीआई को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, तो ये एक मुनसिफाना इलेक्शन हो सकता है? इमरान खान साहब को बीच में से निकाल के इलेक्शन कराना तो ऐसे ही है जैसे क्रिकेट का मैच हो और बीच में पिच ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? देखें, मैं तो इसके भी हक में नहीं हुई। खान साहब तो खैर हमारी बड़ी जमात है, अल्लाह का करम है, अल्लाह बड़ा है, लेकिन हमारे मुल्क की बड़ी जमात है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक ऐसी, और ये मैं आज आपके प्रोग्राम में नहीं कह रहा,
मैं कंसिस्टेंटली, मेरा भी ये व्यू है हुकूमत के ज़माने से कि अगर कोई इलाकाई जमात है, इलाकाई जो सिर्फ एक सीट की जमात है और उसकी सीट भी सिर्फ सूबाई असेंबली में एक MPA की है, उसको भी सिस्टम से आप आउट ना करें, क्योंकि उसके भी पीछे कुछ लोग हैं। ये सिस्टम से आउट करना, ये माइनस करना, ये उसको कहना तुम गद्दार, तू गद्दार, इसका रिजल्ट हम 1971 में देख चुके हैं। उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के बनाने वाले लोग थे, AK फजल हक वगैरह। तो ये गलतियां हम दोबारा ना दोहराएं, इसी में हमारी जो है वो बेहतरी है। इरफान साहब, अगर ऐसा हुआ तो फिर आप क्या मजामत होगी, आपको क्या नजर आ रहा है? उनका ताल्लुक तो आपकी बात आइडियोलॉजिकली बिल्कुल ठीक है, बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, एक ऐसे सूबे से जो हमेशा निगलेक्ट रहा, जो हमेशा जिसको वो नुमाइंदगी नहीं दी जा सकी, वहाँ हमेशा लोगों को एहसास महरूमी रहा। वहाँ के किसी नुमाइंदे को तो ये बात करनी भी वैसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो खुद इस बात का गिला करते हैं कि हर चीज से हमें बाहर रखा जाता है। मेरे ख्याल में इस तरह की सोच से आगे बढ़ के हमें इंक्लूसिव सोच की तरफ जाना होगा, तभी मसले का हल देखें। मसले का हल कब होता है? आप और हम सब दही माशरे से, हमारा इलाके से ताल्लुक है, हमारे इलाके में जगह होता है, आपके इलाके में पंचायत होती है। वो क्या होता है? वो तब होती है जब आप अपनी स्पेस थोड़ी सी छोड़ के मिडिल ग्राउंड पे आते हैं, तो तभी तो मसले का हल निकलता है। खान साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, आपकी बातें जो हैं साहिब बातें हैं, इन पे अमल भी होना चाहिए। लेकिन 2018 में जब हुकूमत बनी तो उस वक्त साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI सर 18 से निकल आए ना, अब नहीं सर, गुजारिश रहेंगे तो फिर माजी में रहेंगे नहीं, उस वक्त वो भी तो सर आगे बढ़े सर, उस वक्त वो भी तो यही करते रहे हैं ना, वो भी तो अपने मुखालफों को कुचलना चाहते थे। ये मैं नहीं कह रहा, उस वक्त के DGFI ने ये कहा कि वो कहते थे बस मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ उनको अंदर दे दो, उनको ये कर दो, उनको वो कर दो। तो आप नहीं समझते कि इस तरह का रवैया जो है उसने PTI को भी नुकसान पहुंचाया? अली मोहम्मद खान साहब, इसके साथ एक ज़िमनी सवाल ये ले लीजिएगा कि आपके दौर में ये जो सियासी मुखालिफिन पे कितने मुकदमात बने, क्या वो PTI के दौर में बने या उनसे पहले बने? देखिए, दोनों का मैं जवाब दूं। पहले तो मैं एक आपको सियासी बात भी कर दूं। देखें, हमारे हैं 3.5 साल, हमारे हैं 3.5 साल। मेरी जो आधी से ज्यादा उम्र गुजरी है, हमने मियाँ साहब को वजीर खजाना बनते देखा, उस वक्त हम स्कूल में पढ़ते थे, और 3 बार मियाँ साहब वजीर आजम बने, 2 बार मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम बनी, और उसके बीच में जो है Q लीग वगैरह भी आई। पाकिस्तान की स्टील मिल बराए फरोख्त नहीं होती थी। पाकिस्तान एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA कमा के देता था, दुनिया मिसालें लेती थी। और एमिरेट्स, जिस पे आज जाते हुए बड़ा फख्र महसूस करते हैं, एमिरेट्स की बुनियादों में मेरे PIA के इंजीनियर्स और पायलट्स का, उनकी अरकरीजी जो है वो शामिल है, आपकी भी। पाकिस्तान रेलवेज जो थी वो मुनाफा बख्श थी। मुझे आज भी याद है, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि मेरे दादा जब इस जमाने मिनिस्टर थे तो वो गाड़ी में नहीं जाते थे, उनके लिए एक वो रेल में सफर होता था। उस जमाने में वज़राए कराम रेल में सफर करते थे, तो इट वाज अ बूमिंग डिपार्टमेंट। और फिर क्या हुआ? फिर इन लोगों ने आके जिस तरह भर्तियां की हैं, जिस तरह पॉलिटिकल, देखें गवर्नमेंट का काम क्या होता है? उसका काम अपनी गवर्नमेंट इदारों में लोगों को नौकरियां देना नहीं, उनका काम है एफिशिएंट गवर्नेंस करना और ऐसा माहौल क्रिएट करना कि प्राइवेट सेक्टर बढ़े, उसका हुजम बढ़े और वहां पे लोगों को नौकरियां मिले। आपने PIA को नौकरी अपना पॉलिटिकल भरा, आपने स्टील मिल को भरा, आपने रेलवे को भरा, आपने पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं छोड़ा। पुलिस में जो आपने भर्तियां की, IG अब्बास खान की रिपोर्ट निकाल के देखने कि आपने करप्ट और दहशतगर्द या गुंडा अनासर को पुलिस की वर्दी पहना के पंजाब पुलिस में बिठा दिया, और उन काबिल पुलिस अफसरान का कि जो मत मार आपने मार दी कि जब उन पे आपने इस तरह के लोग बिठाए। तो ये हमने तो नहीं किया था ना याकूब साहब, ये हमने तो नहीं किया था। ये तो हमसे पहले 20 साल पहले हो चुका था। हम क्यों बने? तहरीक क्यों बनी? तहरीक इंसाफ तो खड़ी ना होती अगर ये लोग ठीक काम कर रहे होते। तो ये कहना कि हम सारे गुडी गुडी बन जाएं और भाइयों की तरह बैठ के बस सबको ठीक हो जाए और एक ही जो है पेट पे, इस तरह नहीं होगा। तनकीद होगी, सख्त होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन जब बात पाकिस्तान की हो तो फिर अपनी जाती अना या अपना मौक़िफ़ थोड़ा सा रख के फिर पाकिस्तान की बात करें। साहब के भी सवाल का जवाब दे दें खान साहब, ये केसेस की बात जो जहां तक केसेस की बात की, देखें इनको खुद इसका पता है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस, खासकर जो करप्शन वगैरह के केसेस थे, वो मादूद है 1-2 केसेस के जो हमारे दौर में कंट्रोवर्शियल बने, जिसमें शायद अगर आप ना भी जिक्र करें तो मैं पहले ही आपको कह देता हूँ, जिस पे आपने अगर शायद बात करनी हो तो राना सनाउल्लाह साहब का एक केस था। इस तरह के केस 2 और होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस मियाँ साहब फैमिली पे, पीपल्स पार्टी पे तो पहले के थे, हमने तो बनाया ही नहीं। और हमारे दौर में तो ये क्लियर था कि नायब जो है
वो इस तरह से एक आज़ाद इदारा वो फिर साबित हुआ कि वो नहीं था। और एक बात और भी है, आप इस पे इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते कि उनको वोट ही लोगों ने एहतसाब कर दिया था कि आपने एहतसाब करना है, आपने जो मुल्क का पैसा लूटा गया, देखिए कई तो गया ना पैसा। ये लेकिन सर एहतसाब भी तो नहीं ना हुआ। हाँ साहब, एहतसाब भी तो नहीं हुआ, निकले ₹1 भी वापस तो नहीं आया। एहतसाब नहीं हुआ ना, यही तो मसला है। यही तो मसला है कि रात के 12 बजे आपके वजीर आजम को घर जाना पड़ा। यही तो मसला है कि आपका वजीर आजम जिसको जो 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 उसका क्या कोई जाती कोई मसला था, उसका कोई अमेरिका ने जमीन दबाई भी थी जो एब्सोल्युटली नॉट कर रहा था, आपके लिए स्टैंड ले रहा था यार। आपका वजीर आजम नेशनल इंटेग्रिटी पे स्टैंड ले रहा था, वो आजाद खारजा पॉलिसी पे स्टैंड ले रहा था। वो काम जो मरहूम शहीद खान लियाकत अली खान साहब के दौर में नहीं हो सका। हम क्यों हम सबसे क्यों न ताल्लुक रखें? हम तो खान ने तो कहा था कि हम किसी दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन हम ताल्लुक सबसे रखेंगे। अगर हमें आज आप सस्ता तेल लेने की बात इस पिछली हुकूमत ने की, तो जब इमरान खान साहब ने की तो गुनाह हुआ। जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम किसी की जंग में नहीं, उन्होंने क्लियर पॉलिसी आपको दी थी कि वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस बट नॉट इन वॉर। हम क्यों किसी की सैटेलाइट स्टेट बने? तो आपकी यार वो तो आपकी इज्जत नफ्स के लिए बंदा खड़ा हो गया, पीछे मुड़ के देखा। अच्छा खान साहब, मुझे इसमें थोड़ा सा एक सेकंड सुनिए सर, आप बड़ी माजरत के साथ आपने अभी भी बड़ी जोर दे के कहा एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन अमेरिका तो कहता है, इन्होंने कहा ही नहीं। अमेरिका तो कहता है हमने तो मुतालबा ही नहीं था, तो नहीं सुना, जहां कहा और जैसे कहा वो तो सुन लिया ना उससे, लेकिन उसका फैसला आप आवाम से करा लें। ज़बान खल्क को नकारे खुदा समझो, आवाम को पता है उनके हक के लिए कौन खड़ा था, उनको पता है। ठीक है, लेकिन अब मेरा थोड़ा सा, मैं जरा माजी से आगे आना चाहती हूँ। मैं तो ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आगे, हाँ जी इमरान साहब जरा आपको थोड़ा सा याद दिला रहे थे ना चलिए थोड़ा आगे, लेकिन आपको पूरा याद दिलाऊंगा ना, पूरा डेकेड ऑफ डार्कनेस जो गुजरी है मियां साहब और बीबी शहीद की, जो कुर्सियों की लड़ाई थी, उसमें तबाही तो पाकिस्तान। अली मोहम्मद खान साहब, एक सेकंड अली मोहम्मद खान साहब, आपने हमारी पूरी सर मैं आपको जवाब दूंगा कि 2018 नहीं, अब 2023 की बात। सर गुजारिश सुने, आपने मेरे मुंह से ये तो नहीं सुना कि बेनजीर भुट्टो शहीद के दौर में या मियां नवाज शरीफ के दौर में दूध और शहद की नहरें बह गई थी जो 2018 के बाद नहीं बह सकी। हमारे तो नहीं कहा, लेकिन सर ऐसा ना हो कि हम पे ऊपर भी बैन लग जाए कि आप ये जो नीचे करके आए हैं इस मुल्क के साथ जो हमने किया है। सर गुजारिश ये है कि आपसे लोगों को तवक्कुआत बहुत थी, इसलिए आपसे सवाल होते हैं। चलिए जी थोड़ा आगे अब लेके चलते हैं, लेकिन खान साहब बिल्कुल ये अब देखते हैं कि लोगों की तवक्कुआत खत्म हो गई हैं, ये दोबारा ये तो इलेक्शन फैसला करेगा, लेकिन इसके लिए इलेक्शन का होना जरूरी है। और फिर अगेन वही बात है कि इलेक्शन में सब जमातों को हिस्सा मिलना चाहिए कि वो ले सकें। तो आपको अब अली मोहम्मद खान साहब होना चाहिए, ये तो आप भी कह रहे हैं, शायद सब लोग कहेंगे कि सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक्सपेक्टेशन आपको नजर क्या आ रहा है? लग रहा है आपको कि ये मिलेगी लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? फिलहाल तो कोई जलसा जुलूस भी नहीं हो पा रहा। देखें, मिलेगी और मिलनी पड़ेगी। 60-70% यूथ तहरीक इंसाफ के साथ है, और पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी मेजॉरिटी तहरीक के साथ अभी भी खड़ी है। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, लोग इलेक्शन की उम्मीद में कि इलेक्शन आएगा, अमन आएगा, खुशहाली आएगी, मामलात नॉर्मल सी की तरफ जाएंगे, बहुत से लोग रिस्ट्रेंट का, सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। देखें, हर कौम का, हर लोगों का सब्र का एक पैमाना होता है जो कि लबरेज होने के बाद फिर जो है उसके बाद फिर आपके पास नुकसान बहुत हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इलेक्शन में इस तरह का कुछ भी हुआ, उसका नुकसान ये होगा कि कौम जो है, लोग इंतहाई मायूस और नाउमीद होंगे, और फिर शायद लोग रोडों पे भी निकले, एहतजाज भी करें, और फिर बहुत सा नुकसान, ऐसा ना हो कि इस तरह के हालात पैदा हों। इसलिए बेहतरीन तरीका ही ये है इन सब चीजों से बचने का। ये जितना कुछ गंद मच चुका है, जितनी गलतियां हो चुकी हैं, देखें अल्लाह ताला आपको हमेशा एक रास्ता खोल के जरूर रखता है, सिर्फ उस रास्ते को देखने की जरूरत होती है। जब वो रास्ता आप खोल लेते हैं, पिछला मसला अल्लाह ताला हल कर देता है। वो क्या है? आपको आईन एक रास्ता दे रहे हैं ना, आपको आईन। बाकी मुझे आप बताएं, आखिरी बात, शायद आपके प्रोग्राम में वक्त कम हो, नहीं करते इलेक्शन, चलो ठीक है, नहीं होता इलेक्शन, चलो नहीं करते। ये पिछली हुकूमत ने क्या किया? इनके पास तो हल नहीं है, और ये जो मौजूदा है इनके पास तो हल छोड़ने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो करना किससे है? मुल्क चलाना है कि नहीं चलाना? मुल्क तो चलाना तो पड़ेगा ना, तो किससे चलाना है? इन केयरटेकर से चलाना, जिनकी शेल्फ लाइफ ही खत्म होने जा रही है।
आइन की लिमिट खत्म होने के बाद आप इनको कौन सी स्ट्रेंथ देंगे? क्या हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको कोई आईनी सपोर्ट देने के लिए तैयार होगी अबव कॉन्स्टिट्यूशनल जो टाइम लिमिट है? क्या उसके लिए कोई ये जिम्मेदारी अपने सर पे लेगा? मैं नहीं समझता। सारे मेरे लिए मोहतरम है। पाकिस्तान का कोई भी सीनियर जज अब जस्टिस मुनीर की लेगेसी लेके चलना नहीं चाहेगा। मैं समझता हूँ सब चाहेंगे कि जस्टिस कॉर्नेलियस की लेगेसी उसको आगे लेके चलें। इसलिए यही एक आईनी तरीका है और उसकी तरफ सबको रुजू करना चाहिए। वेरी राइट। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे और आपने बड़ी से तमाम सवालात के जवाब दिए। ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक एक कमेंट ज़रूर लूँगी, चौधरी साहब का भी और इमरान साहब का भी, जो सारी गुफ्तगू उन्होंने की। चौधरी साहब, कल साइफर केस भी लगने जा रहा है इमरान खान साहब का और ज़मानत की दरख्वास्त वहाँ पर दायर है, तो आपको लग रहा है कि जिस तरह पहले तोशाखाना की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, यहाँ पर भी कोई रिलीफ मिल सकता है, ज़मानत मिल सकती है, या अभी आपको ये मुश्किल नज़र आ रहा है? देखिए, टेक्निकली और लीगली स्पीकिंग साइफर के केस में जो है, क्योंकि असद उमर साहब की बेल हो चुकी है, तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी तो अप्लाई होगा। साइफर केस में जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेल्स हैं वो होनी चाहिए, और क्योंकि दोनों जो है वो इस मुल्क में रहते हैं। बेल जो है, देखिए, किसी को बिहाइंड द बार्स आप तो नहीं रख सकते ना अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जब तक उनके ऊपर कुछ चीज साबित नहीं हो जाती। तो जमानत जो है वो जो वेस्टर्न मुल्क है उनमें तो एज अ राइट मिल जाती है, चाहे वो कितना भी सीरियस केस हो। तो अंटर बहुत ही एक्सेप्शन होती है जहाँ पे बेल कैंसिल होती है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स है। हमारे यहाँ पे जो है जो किसी को इंतकाम का निशाना बनाना हो या किसी को रगड़ा लगाना हो तो फिर उसकी बेल्स नहीं होती। जैसे आपने देखा कि नीचे किस तरह हिले बहानों से इसको लिंगर ऑन किया गया है, इस तरह से कल भी मुझे लगता है कि लिंगर ऑन करने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट का क्योंकि एक प्रॉमिस होता है, एक जरा स्टैचर डिफरेंट होता है, तो उम्मीद तो ये होना चाहिए कि कल साइफर की केस में बेल जो है वो सुन के उसको मेरिट पे डिसाइड कर लिया जाए। और मेरा जो जाती ओपिनियन है एज अ लॉयर, ये साइफर का केस में जो जमानत है असद उमर साहब की जमानत होने के बाद तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। ठीक। और इमरान साहब, आपके नज़दीक जो अभी लेवल प्लेइंग फील्ड के सवाल मैं अली मोहम्मद खान साहब से पूछ रही थी और जो कल निगरान वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट भी है, तो आपको अब नज़र क्या आ रहा है इस बातचीत जिसकी बाज़गश्त हमें सुनाई देती है, उसके बाद आपको लग रहा है कि PTI को भी कुछ ना कुछ जो है ज़रूर मौका मिल जाएगा कि वो इंतखाबात में हिस्सा भी ले और कुछ उनके लिए रास्ता निकलेगा? देखिए समीना, सीधी सी बात है, हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि रास्ता खुलना चाहिए और उनको भी स्पेस मिलनी चाहिए। ये अलग बात है कि उनको कितनी स्पेस मिलती है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, अगर आप देखें मौजूदा 2-3 दिन की डेवलपमेंट और जो चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, और फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब की कोशिशों को देखें और दूसरी चीज़ों को देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इस बात तक बात ज़रूर जा रही है कि जो 9 मई में इन्वॉल्व लोग हैं उनको छोड़ के बाकी PTI को कोई स्पेस दी जाए। और जो 9 मई में इन्वॉल्व हैं लोग, 9 मई के वाक़यात में, उनके लिए तो अभी तक रावी किसी तरह का सुख चैन नहीं लिख रहा। उनके लिए तो कोई ना नरमी की बात है, ना ही उनके लिए किसी रास्ते की बात है। लिहाजा ये सोचना कि एकदम से हालात ऐसे हो जाएंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। ज़रूर हुई हैं, हाँ, में भी हुई हैं और 9 लोगों की ज़मानतें इधर पंजाब में भी हुई हैं। देखिए समीना, सीधी सी बात है, चौधरी साहब क्योंकि खुद भी माहिर कानून है, ये ज़्यादा इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जब आप एक इस तरह की FIR काटते हैं जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हों, तो फिर बहुत सारे लोग जब शामिल होते हैं और ख़ास तौर पे नामालूम अफराद जो होते हैं, तो उनकी वजह से बहुत से मुजरिम भी बच जाते हैं कानून में। फिर जब मुकदमा जब चलता है तो अदालत जो है बहुत सारी उन लकूनों की वजह से रिलीफ देती है। अदालत में ये चलता है कि वो कहते हैं कि किसी भी गुनाहगार को सजा देने, तो चलिए जी, जो मुल्ज़िमान हैं बेगुनाह जो उसको सजा ना मिले, ठीक है, लेकिन अदरवाइज स्पेस मिल सकती है जी PTI को। एक ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। और निगरान वज़ीर आज़म जो है उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, यूनाइटेड नेशंस में खिताब भी किया, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट हुआ? कहीं पर हमें नहीं नज़र आया कि कोई ख़ास बड़े सरबराहान के साथ उनकी मुलाकातें हुई हों।
तो ये किस तरह का दौरा था? क्या हम इसको कोई नाकाम दौरा कहें या फिर ये बस एक खाना पूरी का दौरा था? तो इसकी ज़रूरत क्या थी ऐसे माशी हालात में? क्या बिला वजह एक बर्डन भी बने ख़जाने के ऊपर? क्या हासिल किया और फिर बाद में लंदन वो क्यों चले गए? क्या वहाँ पर उनकी लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई हैं? इस पर ज़रा इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैं पहले इमरान साहब से ही लेती हूँ। इमरान साहब, ये दौरा इन्होंने किया क्यों? क्या सिर्फ एक खाना पूरी खिताब करने के लिए या फिर इसके पीछे तो कोई हमें नज़र नहीं आया कि कोई अचीवमेंट हो? और फिर लंदन किस लिए चले गए? देखिए समीना, बात सीधी सी है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इस वक्त उसका एक ही फोकस है, वो है इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस वक्त वो जितनी भी अपने आप को सरगर्म करके अपने लोगों को मुतहरिक करके तो स्पेस बना सकती है, उसके लिए ये बेहतरीन मौका है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मैं तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अब मुस्लिम लीग नून जो है उसकी जो चीज़ें हैं, अब लोग ये कह रहे हैं ना कि जी ये लंदन क्यों गए हैं, और शायद ये भी एक अफवाह है कि शायद वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हो। जैसे जिस होटल से निकल रहे हैं अली मोहम्मद खान, वो मलिक अहमद खान साहब उसी होटल में ठहरे हुए हैं। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि देखें, पहली बात तो ये है कि सियासी लोगों के आपस में ताल्लुकात होते हैं, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर मलिक मोहम्मद ख़ान से मुलाकात हो जाए या किसी और से मुलाकात हो जाए तो एक रूटीन की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ से अगर मुलाकात होती है तो उसका फिर दूसरे लोग भी जो पहले ये कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की, ऐसे लगता है कि बी टीम की हुकूमत है और लोग मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी आसानी है, तो उन पर और बहुत सी बातें होंगी, इल्ज़ामात होंगे, लिहाजा ये तो नहीं होगा। लेकिन अब लंदन गए हैं तो ये वही बता सकते हैं कि इसके पीछे मजीद क्या मुहर्रिक है उनका, क्या उनकी वहाँ को मीटिंग चीज़ें थी। अमेरिका आपको नहीं पता क्यों गए थे? यूनाइटेड नेशन में जब उन्होंने तकरीर करनी थी वहाँ पे जाना था। बात चीज़ें देखें आपकी ज़रूरी होती हैं, वहाँ नुमाइंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं। इन फोरम्स में जाके आप बिल्कुल इस दुनिया में अपने आप को अकेला नहीं छोड़ सकते। इंडिया, रूस, चाइना, बहुत बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनके तो लोग नहीं गए, सरबराहान, वज़ीर आज़म वगैरह तो नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि उन्होंने पैसे नहीं मंगने पैंदे। तुसी यार दूसरे दिन पैसे मंगने होंगे तो कौन से पैसे मंगे हैं जाके? किसी ने आपके साथ मुलाकात ही नहीं की साइडलाइन पे। आप जाके वहाँ लोगों से कर्टसी जो मीटिंग्स है वो भी करते हैं कि कल को आपके काम वो चीजें आती हैं। ये तो मैं कह रही हूँ, वो मीटिंग्स क्यों नहीं हुई? कोई नजर ही नहीं आई, कोई हुई नहीं मीटिंग उनकी किसी के साथ। नहीं, मीटिंग्स तो हुई हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन क्या वो उस तरह की फ्रूटफुल हुई है कि नहीं? ये साहब, इमरान साहब तो ऐसे लग रहा है थोड़ा सा मोहतात ही दे रहे हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये दौरा कितना कामयाब था और क्या जरूरत थी इस दौरे की आखिर? नहीं समीना, पहले तो आप ये देखें ना कि आप निगरान जो गवर्नमेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर को तो इसका मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकती ना, जो पाकिस्तान की नाकाम खारजा पॉलिसी रही है, जिसके बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज्यादा चैंपियन बनते रहे। ये तो उसका एक जो है फर्दर जो है उसकी एक आप समझे कि आउटकम हुआ है। जब उन्होंने अपने 16 महीनों में वो पाकिस्तान में कभी कभी आते थे, तो ही यूज्ड टू बी इन यूएस एंड द फॉरेन कंट्रीज ऑल द टाइम। तो उन्होंने क्या तीर मारा है उस 16 महीनों में? वो तो एक बाकायदा लॉन्च किए गए थे, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को यूकॉन की कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था, तो बिलावल भुट्टो को भी बनाया गया था। तो उनकी जो एक नाकाम तरीन खारजा पॉलिसी के जो समरात है वो आपको नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली इस दौरे से पहले तो मुझे तो कोई खास तौर थी नहीं, वहाँ पे तो एक जाना होता है, एक फॉर्मेलिटीज होती हैं डिप्लोमेटिकली। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आप बात करते हैं और साइड लाइन्स पे मुलाकात भी हो जाती है। मेजर मुलाकातें, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे लोग आए भी नहीं थे, तो मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को एफर्ट नहीं करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मुलाकात जो है वो IMF की चीफ से हुई, वर्ल्ड बैंक के जो मामलात हैं उनके जो मदारान हैं उनसे बातचीत हुई है। सो बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ अ फेलियर है जो कि पिछले 16 महीनों में चला, और उससे पहले जो है तरीके लंदन पे जाना जो है उनका, ये तो उनको वजाहत देनी चाहिए। इस पे तो कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जाना, वहाँ पे रहना, दूसरा के वो चर्चिल में वहाँ पे ठहरे हुए हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम के पैसे भी लगते हैं, तो लेकिन वहाँ पे जाके वो किस मकसद के लिए गए हैं? जिस तरह की चाहे मुगैयां हो रही हैं, मुझे ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर वजाहत देनी चाहिए, ताकि जो है वो सेटिस्फेक्शन हो और ये जो एक अफवाह साजी का बाजार है वो खत्म हो सके।
अच्छा जी, ये जहांगीर खान तरीन साहब ने भी आज एक गुफ्तगू किया, उसमें वो फिर से ये यकीन दिला रहे हैं कि इंशाल्लाह मौका मिला तो नया पाकिस्तान ज़रूर बन जाएगा। तो मैं आप लोगों का एक एक कमेंट ज़रूर इस पर भी लेना चाहूँगी। इमरान साहब, ये पहले क्यों नहीं जहांगीर खान तरीन साहब ने इतना जहाज़ भी अपना चलाया और सारी एफर्ट भी लगाई और उसके बाद भी नया पाकिस्तान हमें उस तरह से दिखा नहीं? अब वो अपने तौर पर खुद अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, किसी के साथ शामिल नहीं हैं, तो आपको लग रहा है कि अब वो कुछ ज़्यादा फ्री हैंड में काम कर सकेंगे? देखिए समीना, सीधी सी बात है, जहांगीर खान तरीन ने तो नया पाकिस्तान बनाने की ये बड़ी कोशिश की अपने तय उन्होंने, और नया पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने पीटीआई में जिस तरह से लोग शामिल किए और जिस तरह से रुपया पैसा भी खर्च किया वो सब के सामने है। लेकिन देखें, जब वो उस पार्टी में थे तो हुकूमत मिलने के बाद शायद उनको, वो शुरू में ही आज़म खान साहब और कुछ लोग थे जो उनको वज़ीर-ए-आज़म, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से दूर करना चाहते थे, चेयरमैन पीटीआई से दूर करना चाहते थे, लिहाजा वो कोशिशें हो गई, उस तरह से वो काम नहीं कर सके। अब क्योंकि जैसे आप खुद आपने अपने सवाल में कहा कि उनकी अपनी पार्टी है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इस पार्टी के ज़रिए शायद हुकूमत तो ना बना सकें, शायद वो उस तरह से तो नया पाकिस्तान ना बना सकें, लेकिन ये ज़रूर है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो पंजाब में MQM की जगह ज़रूर ले लेंगे। जिस तरह से सिंध में MQM इतनी सीटें कराची हैदराबाद में जीत लेती है कि वो वफाक में अपना हिस्सा डाल के तो बहुत सारी चीज़ें मनवा लेती है, उसी तरह से वो भी इतनी सीटें ले लेंगे कि वफाकी हुकूमत में अपना जो एक हिस्सा भी ले लें, और फिर उस हिस्से की बिना पे अगर वो नए पाकिस्तान के लिए कुछ काम करना चाहें तो अच्छी बात है, शायद वो कर भी पाएँ। चौधरी साहब, नया पाकिस्तान बन जाएगा अब जहांगीर खान तरीन साहब के हाथों? देखिए, जहांगीर खान तरीन साहब एक माकूल आदमी है और समझदार आदमी है, लेकिन उनके साथ इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो खुद डिस्क्वालीफाइड, वो हुकूमत में नहीं आ सकते हैं। जब तक उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है, जिस पे रिव्यू भी खारिज हो चुका है, जब तक उनकी वो मामला तय नहीं होता है तो वो किसी भी किस्म का अगर वो बयान देंगे तो उसको हम डिस्कस करते हुए ये बात जरूर रखेंगे कि अगर वो नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, बनाना चाहिए, हर किसी का हक है कि वो पॉलिटिकल एक मकसद भी रखे, अपना एक मंशूर भी रखे, लेकिन इसको पूरा करने के लिए जो लवाजमात है, मैं इमरान याकूब खान साहब की बात से मैं बिल्कुल ये थोड़ा सा इख्लाफ करना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि इसका काम पाकिस्तान पार्टी जो है जिसके तरीन सरबराह है वो किसी भी कोई भी सीट जीत सकते हैं। वो अगर अपनी सी सीटें उनके टिकट पे जीत जाए तो बहुत बड़ा, मुझे ये एक पॉलिटिकली जो है वो आपको शौक लगेगा, क्योंकि उनका जो है ऑन ग्राउंड जो है वो तो नेगेटिव 15-20 हज़ार पे स्टार्ट होते हैं। पीपल्स पार्टी और काम में पाकिस्तान पार्टी जो है ये इक्वल फुटिंग पे है और पीपल्स पार्टी इसमें जरा ऊपर फुटिंग पे है। मुझे नहीं लगता कि वो एक भी सीट जीत सकते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है अपने जो है पार्टी सदर की तवसत से किसी किस्म की वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो जब नवाज शरीफ साहब सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और पीटीआई में तो ज़ाहिर है उनकी गुंजाइश है नहीं, तो पंजाब में तो दो ही पार्टियां जिनके दरमियान कंटेस्ट होना है, तीसरी पार्टी ना अभी बन सकी है, ना मर्ज हो सकी है, ना इतना वक्त है कि वो चौधरी साहब ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं लोग कि जी 5 साल हो चुकी है नाअहली की जो मुद्दत है इलेक्शन एक्ट के तहत, तो ये तो फिर फार्मूला जहांगीर खान साहब के ऊपर भी लागू नहीं हो जाएगा इस लिहाज से? तो अगर नवाज शरीफ की खत्म होती है तो फिर इसका मतलब ऑटोमेटिकली जहांगीर खान तरीन साहब की भी नाअहली खत्म हो जाती है। मीर भी क्या साधना है, उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं जिसके सबब बीमार हुए। भाई बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में 62(1) की डिस्क्वालिफिकेशन है, जो जिसकी 5 साल की बात करें वो 63 की डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि उसमें 5 साल की मुद्दत हो सकती है। तो जो ये बात जो है ये बात अभी तो सुप्रीम कोर्ट में तय होनी है। ये एक आईनी डिस्क्वालिफिकेशन है, उसको सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए जो है महदूद किया जा सकता है, या जो एक वतीरा पीछे पीडीएम हुकूमत ने किया था कि सानवी कानून साजी के जरिए आइन को तब्दील करने का एक जो उनका फैशन था या एक लेजिस्लेशन में एक उन्होंने नई तरह डाली थी, वो तो मेरा नहीं ख्याल कोई कोर्ट उसको करेगी। जैसे प्रैक्टिस ये तय होना भी बाकी है। मेरी अपनी ओपिनियन में ये जो 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत है वो जहांगीर साहब पे और नवाज शरीफ साहब दोनों पे नहीं अप्लाई होती। ऑलराइट, चलें जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है और अवाम को वैसे तो बड़े टीके लगते रहते हैं, लेकिन एक खौफनाक टीका भी एक ऐसा डिस्कवर हुआ है कि जिसने बीनाई सिर किया मुमकिन तौर पर बहुत सारे लोगों की। शुगर पेशेंट के लिए ये इंजेक्शन आया मार्केट में, लेकिन ये गैर मेयारी इंजेक्शन लगाने से 12 मरीजों की आंखें ज़ाया हो गई और 28 की बीनाई मुतासर हुई है।
और इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई है निगरान वज़ीर आला पंजाब ने, और उसके बाद उसकी कुछ फाइंडिंग्स भी सामने आई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि ये सारा इंजेक्शन जो है, इसकी जितना भी स्टॉक मौजूद था मार्केट से, वो उठा लिया गया फ़िलहाल, लेकिन इसकी क्या कार्रवाई होगी, ये क्यों ऐसे हुआ, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इमरान साहब, ये क्या आपको लग रहा है, ये जो एकदम स्कैंडल आया, इसका कोई कनेक्शन हो सकता है कि इंजेक्शन का और बीनाई का? देखिए समीना, बात सीधी सी है कि इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ कोई नया काम नहीं है, और ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो इस तरह के स्कैंडल्स आप देखें आए रोज़ आते ही रहते हैं। आपको याद होगा PIC में स्टंट्स का मामला जब हुआ था तो कितने लोगों की जान चली गई थी, वो भी गैर मियारी स्टंट्स थे। उसी तरह से फिर ये अब जो मामला है, मामला सिर्फ ये नहीं है कि वो गैर मियारी इंजेक्शन है। आप अगर देखें तो इस वक्त तो मार्केट बड़ी पड़ी है। असूलन तो ये जो इंजेक्शन है ये गैर मुल्की कंपनी का है, और आता ही एक ओरिजिनल सिरिंज में ही है, लेकिन यहाँ ये भी शुनीद है कि लोकल मेड है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ तो ये भी स्टोरी है ना कि वो एक डिस्पेंसर ने या किसी ने यहाँ पे ही उसकी फिलिंग की है। तो अब ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो सिरिंज इस्तेमाल की गई है वो भी गैर मियारी हो। और इस वक्त मैंने इस पे थोड़ी सी जब रिसर्च की, मार्केट में घूम के खुद देखा, मेडिसिन मार्केट में और उधर, आप यकीन करें कि इस वक्त इतनी गैर मियारी सिरिंजेस भी मार्केट में दस्तयाब हैं जिसकी हद कोई नहीं, और पता नहीं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हत्ता कि ये आप देखें कि डिस्पोजेबल सिरिंज जो है उसमें ये मामला है कि जो यूज्ड दाना है, यानी कि उसको रिसाइकलिंग के जरिए से जो दाना, उससे भी सिरिंजेस बनाई जा रही हैं। अब पूरी दुनिया में आपको इस तरह की चीजें नहीं मिलती। इसको भी तय होना बाकी है कि ये कोई उसमें सिरिंज का इशू है या उस दवाई की जो अंदर जो कंटेंट है उसका वो खराब है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इस इशू में इसको थोड़ा सा वास्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ मेडिसिन तो गैर मियारी होगी, लेकिन ये सिरिंजेस जो हैं सिर्फ इसी मेडिसिन की नहीं, जो आम सिरिंजेस मिल रही हैं, जो आप लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, वो भी गैर मियारी हैं। जो साहब, आपका क्या टेक है? ये जो एक आया है स्कैंडल सामने, ये तो बड़ा तशवीशनाक है, और इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ड्राफ्ट जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है, उससे पूछना चाहिए कि आपने ये जो इंजेक्शन जो हैं अलाउ किए हैं तो मार्केट में गए, तो क्या ये ट्रस्ट टेस्ट नहीं किए गए थे, या इसकी जो फंडामेंटल्स हैं क्या वो उनको पूरा किया गया था? और जो इसके बाद 12 लोगों की बिनाई चली गई है, उसके बाद आप जाके इसको स्टॉक अप रिवर्स कर रहे हैं, तो पहले तो इस पे ये देखने की बात है ना कि ये किस तरह से मार्केट में आई, कैसे इसको अलाउ कैसे किया, और अगर अलाउ किया तो क्या वो तमाम लवाजमात को पूरा किया गया था? और फिर जो अथॉरिटीज़ हैं, हेल्थ अथॉरिटीज़, असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे कानून तो कवानीन तो मौजूद है, लेकिन ज़मीना उन पर अमल दरामद नहीं होता। मतलब जो इस मामले से मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं, आप उनको देखिएगा, ये बिल्कुल अंडर द कारपेट चला जाएगा। हम मीडिया पे बात होती है, कुछ दिन रिजवाना केस आया था, कुछ दिन बात हुई, वो बात हुई, अब खत्म हो गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भागलपुर का केस आया था, हमने बात की, तब उठाया गया, अब उस केस का क्या है कुछ पता नहीं है। जब हम मीडिया पे बात नहीं होती है तो केसेस भी फारिग हो जाते हैं। इस तरह ये केस भी अंडर द कारपेट स्वीप कर दिया जाएगा, और इस पे भी कुछ नहीं बनना। जब तक लोगों को सजा नहीं होगी, जब तक जिम्मेदारान को आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, एक दो को मिसाल नहीं बनाएंगे, तो ये मामला तो चलता रहेगा। लोगों की जिंदगी से खेलना जो है यहाँ पे तो मामूल है। यहाँ पे तो लाइफ सेविंग ड्रग्स 2 नंबर हैं, यहाँ पे तो जो बुनियादी जरूरत की दवाइयाँ हैं वो भी 2 नंबर हैं, और यहाँ पे जो आप और बड़े शहरों को इसके साथ साथ छोटे शहरों में जो क्वैकरी हो रही है, यानी नई मकीम जो है वो जिस तरह से लोगों के साथ खेल रहे हैं, उसके ऊपर कोई आदमी, कोई जो अथॉरिटी है उस पर तो अमल दरामद करते हुए नजर नहीं आती। अनफॉर्चुनेट बात है, इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और उनके खिलाफ भी होना चाहिए जो कि जिम्मेदारान है इस सारे बात ही आपकी बिल्कुल ठीक है। चौसा, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि सारे ये जो एक हमारा सिस्टम चल रहा है, मैनेजमेंट चल रहा है, इसमें अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हो रही है वो है अवाम। उनसे मुतालिका जितने भी मामलात हों, सेहत हो या तालीम हो या उनकी और जितने भी इश्यूज़ हैं, माशी मसाइल हैं, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि रियासत की तवज्जो सिर्फ उन्हीं की तरफ नहीं है, बाकी हर तरफ है। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स है। वी होप कि इससे हम निकल सकें और मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी आए, बेहतर गवर्नेंस आए, और जो अवामी मफाद के मसाइल हैं उनकी तरफ भी ख़ास तौर पर तवज्जो दी जा सके। आज के प्रोग्राम को यहीं पर समेटते हैं नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।